क्या आम आदमी को मालूम है 370 क्या है? 370 हटाई नहीं गई है। सर्वोच्च न्यायालय 370 इज बोलता है, वॉज नहीं बोलता है। ये पूर्ण रूप से ढकोसला, खोखला था ये। आप इसको हटाते भी नहीं तो कुछ नहीं होता। किसी भी जगह राष्ट्रपति शासन आप 6 महीने तक लागू कर सकते हो, 6 महीने एक्सटेंड कर सकते हो विद द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन जम्मू कश्मीर में कोई अमेंडमेंट नहीं, लगातार राष्ट्रपति शासन चल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेक्शन बी आपको अलाउ करती थी। ये बिल तो आया है रिजर्वेशन का, कब लागू होगा पता नहीं। वैसे हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे इनको, कब देंगे पता नहीं। और जो जम्मू कश्मीर के आवाम को, जो वहाँ के नेता, जो ये शेख अब्दुल्ला और ये सब फारूक अब्दुल्ला और ये जो मूर्ख बना रहे हैं, हमने बहुत कुछ खोया। अरे 370 में था क्या अभी बचा? दोस्तों, कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट में रोस्टर को लेकर के बवाल मचा हुआ है। पिछले एक हफ्ते से केंद्र सरकार से जुड़े जो केसेस हैं उसके रोस्टर बदले जा रहे हैं। कभी जजेस हटाए जा रहे हैं तो कभी जिस दिन केस लिस्टेड है उस जज को बिना बताए केस को डिलीट किया जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है कि आर्टिकल 370 बी को हटा करके मोदी जी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असल मायने क्या है, इस पर विस्तार से जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो स्वागत है आपका देश नीति पर, और आज हमारे साथ फिर एक बार अशोक वानखेड़े जी मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है आपका देश नीति पर। राज्यसभा में इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बनेंगे उनकी नियुक्ति किस तरह से होगी, इसके लिए बिल पास हो गया। नरेंद्र मोदी की सरकार को सीजीआई को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सीजीआई ट्रांसपेरेंसी मांगता है। इलेक्शन कमीशन में जो आयुक्तों की और मुख्य आयुक्त की जो नियुक्ति है उसके बारे में सभी राजनीतिक दलों को ऑब्जेक्शन है। सवाल है जो सत्ता में होता है वो चुप बैठता है। जब यूपीए की सरकार थी तब अडवाणी जी का एक पत्र है यूपीए के प्राइम मिनिस्टर को लिखा हुआ, मनमोहन सिंह जी को, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन चुनाव आयोग में ट्रांसपेरेंसी चाहिए, पारदर्शिता चाहिए। इसके लिए उन्होंने कुछ व्यवस्था दी। वो व्यवस्था तो सीजीआई की व्यवस्था से भी बहुत बढ़िया लगता है मुझे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, कानून मंत्री 2 लोग, लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम लोकसभा और लीडर ऑफ द बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, और द लीडर ऑफ बिगेस्ट पार्टी इन राज्यसभा अपोजिशन, ये 4 लोग, और इनके साथ सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 5 लोग तय करेंगे चुनाव आयुक्त कौन होगा। जब सर्वोच्च न्यायालय ने, संविधान पीठ ने जो व्यवस्था दी थी उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम लोकसभा और लीडर ऑफ बिगेस्ट पार्टी फ्रॉम अपोजिशन फ्रॉम लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन तीनों में, ताकि एक बैलेंसिंग हो। यदि ये व्यवस्था होती तो फिर बीजेपी को अपने प्यादे इलेक्शन कमीशन में बिठाना मुश्किल था। देखिए, चुनाव आयोग ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है 2024 में। जो मैं बात कर रहा हूँ 230, 232 पे आ गया, और कई धांधली करके आपने चुनाव जितवा दिया, सर्टिफिकेट ही ले लिया, हारने के बाद भी जीत के सर्टिफिकेट ले लिया कलेक्टर से। तो ये झगड़े जाएंगे कहाँ? कोर्ट में नहीं जाते। सबसे पहले ये झगड़े जाते इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन क्या उसको एड्रेस करेगा? 2018 के कुछ केसेस इलेक्शन कमीशन के पास पड़े हैं लोकसभा के चुनाव के, क्या उसको कुछ एड्रेस किया है? हाल ही में गुजरात में इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेंट पड़ी है कि 1 घंटे में 57 वोट गिरे हैं एक मशीन पे। फिजिकली, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। 57 वोट्स एक मशीन पे 1 घंटे में। आदमी जाता है, अपना उसका नाम ढूंढा जाता है, उस पर सिग्नेचर करता है, उसके बाद उसके इंक लगती है, फिर वो जाता है वहाँ पे, वो खड़ा होने के बाद वो जो दूसरा ऑफिसर होता है वो बटन रिलीज करता है, फिर कुक करके आवाज़ आती है, फिर आप बटन दबाते हो। मिनिमम 1 मिनट, 1.5 मिनट मिनिमम लगता है। 57 वोट तभी गिर सकते हैं कि जब दोनों मशीनों के साथ कोई ऐसा करे। क्या इलेक्शन कमीशन ने किया उस पर? कोई नहीं, सुनवाई नहीं। तो आपको ऐसा इलेक्शन कमीशन चाहिए जो सुनवाई नहीं करे विपक्ष की।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी तो अपना फैसला सुनाते वक्त कुछ क्लॉजेस ऐसे छोड़ देते हैं। जैसे सीजीआई ने जब ये फैसला सुनाया था तो उन्होंने कहा था सरकार जब तक ना कानून लेकर के आती है तब तक के लिए लीडर ऑफ देखिए, अपोजिशन, सीजेआई देखिए, और उन्होंने एक प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें आपको कानून बना के करनी होगी। आप लाइए, कानून लाइए, ये आदेश था कि ये कानून बना के लाइए। आप उल्टा कानून बना के लाए। अब जो उल्टा कानून बन के आया है, अब वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, फिर संविधान पीठ पे जाएगा, सुनवाई होगी। हो सकता है बड़ा संविधान पीठ, 8 लोगों का संविधान पीठ बैठे, वो रिजल्ट दे कि ये कानूनी गलत है और फिर नई व्यवस्था दे और फिर वो व्यवस्था नाजिर बने। लेकिन तब तक 2024 निकल जाएगा ना। सर्वोच्च न्यायालय भी बंधा हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम में। वो सवाल कर सकता है, लेकिन कुछ कानून बनाने हैं तो वो कानून नहीं बना सकता। बने हुए कानून को परिभाषित कर सकता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको तकलीफ दे रहा है, इसलिए ये कानून रद्द करना चाहिए। वो ये काम कर सकते हैं। सरकार फिर ऑर्डिनेंस लाके उसको जो भी आदेश आता है 2 बार हुआ ऐसा। दिल्ली गवर्नमेंट को उन्होंने अधिकार दिए, सरकार ने उठा के फेंक दिया ऑर्डिनेंस। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट, द चीफ सेक्रेटरी हैज टू लिसन टू इलेक्टेड गवर्नमेंट। फिर पेच फंस गया। सत्ता पक्ष को भी संविधान की इज्जत करनी चाहिए, सत्ता पक्ष को भी न्यायपालिका की इज्जत करनी चाहिए। ये एक दूसरे का, दोनों का, ये जो 3 स्तंभ है हमारे यहाँ, यदि एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे और एक दूसरे की टांग खींचने का काम करेंगे तो फिर संविधान लागू कैसा होगा। लेकिन सवाल यह कि संविधान लागू करवाना कौन चाहता है। सर्वोच्च न्यायालय की मनीषा हो सकती है कि संविधान लागू हो, लेकिन वो कस्टोडियन है, लागू करने वाला नहीं है। लागू करने वाला ब्यूरोक्रेट है, लेकिन उसकी नकेल सत्ता पक्ष के पास है। तो सत्ता पक्ष अपने हिसाब से संविधान को परिभाषित कर रहा है। और 2024 में यदि ये सरकार रिपीट होती तो ये संविधान पूर्ण रूप से बदला जाएगा, क्योंकि इसके पहले बीच में ये बात हो भी चुकी है कि अभी संविधान पुराना हो गया, अब नए भारत को नए संविधान की गरज है। तो हो सकता है मनुस्मृति लागू हो जाए, हिंदू राष्ट्र है ये। सुप्रीम कोर्ट में रोस्टर को लेकर कई तरह के मामले सामने आ रहे। जस्टिस दवे से लेकर, दुष्यंत दवे से लेकर, वहाँ के जो वरिष्ठ एडवोकेट है प्रशांत भूषण ने ओपन लेटर लिखा कि ये रोस्टर में जो चेंजेस या बदलाव आ रहे हैं, और खासकर उन केसेस को जिनकी सुनवाई आज होनी है, शायद सबसे ज़्यादा केस ऐसे हैं जो सरकार से रिलेटेड है, केंद्र सरकार से रिलेटेड केसेस को बिना जज को बताए डिलीट किया जा रहा है। जब जज पहुंच रहे हैं, जब एडवोकेट्स पहुंच रहे हैं, तब पता चल रहा है कि आज की सुनवाई से इसे डिलीट कर दिया गया। मास्टर ऑफ रोस्टर सीजीआई है। सीजीआई का कहना है कि मुझे कुछ मालूम नहीं इस चीज़ के बारे में। उनका बाकायदा कोट अनकोट यही है कि जो जज हैं और जिन्हें ये ट्रांसफ़र किया गया, उन दोनों जज के बीच की ये बात है। तो ये सारा कुछ चेंज कौन कर रहा है? क्या कोई अतिशक्ति है? क्या कोई थर्ड पार्टी है जो इसके बीच में है? ये सवाल दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण ने उठाया है। और इस बीच मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि संजय किसान कोल, जो कि वरिष्ठ जज हैं, उनका ये बयान आता है कि इस कुर्सी में बैठकर बहुत कुछ हम कह नहीं सकते। जब उन्हें एक पर्टिकुलर केस को डिलीट किया गया, जिनकी सुनवाई वो खुद कर रहे थे, तो उस केस से जब केस को डिलीट किया गया तो उन्होंने कहा कि बहुत कुछ इस कुर्सी में बैठकर हम नहीं कह सकते, लेकिन मुझे मालूम है कि सीजीआई चंद्रचूड़ को अच्छे से पता होगा कि ये आज क्यों किया गया। उन्होंने प्रशांत भूषण को ये कहा, और साथ में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब दूसरे संस्थानों के लिए कहते हैं कि आपको निष्पक्ष होकर काम करने की ज़रूरत है, तो उन्हें अपने गिरेबान मन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपने गिरेबान में झांक कर देखने की ज़रूरत है। इसका पटभूमि क्या है आज? मुझे लगता है, मुझे याद आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके रोस्टर को लेके मीडिया के बीच में सवाल उठाया था और पूरे देश में हड़कंप हो गया था। आज़ादी के बाद पहली बार शायद, और आज़ादी के पहले से जो कानून व्यवस्था हमारे देश में चल रही है अंग्रेज़ों के टाइम से, शायद न्यायपालिका के जजेस ने मीडिया का उपयोग करते हुए लोगों के सामने अपना पक्ष रखने का प्रयास किया था। कौल साहब यदि कहते हैं कि मैं इस चेयर पर बैठ के बहुत कुछ नहीं कर सकते हम, वो बात भी गलत है। उन्हीं के 5 लोगों ने इसके पहले
मीडिया में बाकायदा रोस्टर को लेके ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हड़कंप मच गया था। यदि अन्याय होते हुए देखकर न्यायमूर्ति स्वयं कहे कि इस चेयर पे बैठ के कुछ चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, मेरा मानना है। ये जैसे जस्टिस किसान कौल ने ये भी कहा कि अपने गिरेबान में झांक कर भी देखने की जरूरत है, कितना नहीं, तो निष्पक्ष मैं कह होकर रहा हम हूँ, काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जस्टिस कौल ने ये बोल के क्यों अपना हाथ साफ झाड़ दिया? जस्टिस कौल ने इस केस को उठाया क्यों नहीं? उनकी रिटायरमेंट है अगले महीने, शायद वो जाने दे रहे हैं चीज़ों को। क्यों जाने दे रहे हैं? आखिरी बॉल तक लड़ना चाहिए। जब सिंधिया बुराड़ी घाट पे गिर पड़े थे, दत्ता जी सिंधिया, और नजीब ने पूछा पटेल अब क्या करोगे? बोले अरे मियाँ बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, इतिहास है हमारा। आखिरी दिन हुआ तो क्या हुआ? आखिरी पल तक वो जज है और आखिरी पल तक उनसे न्याय की उम्मीद है। क्या आपको लगता है कि इन 3 राज्यों में जीत के बाद न्यायपालिका पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया? न्यायपालिका पे यदि दबाव हो तो वो न्यायपालिका नहीं है, मैं मानता हूँ। क्योंकि जिस जन तरह से भावनाओं से, इमोशन से न्यायपालिका नहीं चलती। क्योंकि जस्टिस नरीमन का एक बयान मैं सुबह सुबह देख रही थी, उन्होंने कहा कि ये 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, ये फैसला संघवाद को बढ़ावा देगा। मैं दूसरा मानता हूँ, हर आदमी उससे कह रहा है अभी 370 आपने लिया, बहुत बढ़िया किया। मुझे लगता है 370 की बहुत सारी चीज़ें लोगों के बीच में बहुत ये है, गलतफहमी बहुत है। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, 370 कर दिया और हमने वो करके दिखाया जो सालों से नहीं हो रहा था। जम्मू कश्मीर के नेता ये कह रहे हैं कि 370 जाने से हम बिल्कुल असहाय हो गए हैं और वो 370 ला के हम अपनी पूरा फिर से अपना जगह प्राप्त कर लेंगे। क्या आम आदमी को मालूम है 370 क्या है? 370 हटाई नहीं गई है। सर्वोच्च न्यायालय 370 इज बोलता है, वॉज नहीं बोलता है। धारा 370 का सेक्शन बी डिलीट किया गया है, बस। अब आप जम्मू कश्मीर पे आइए। जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ, ये 370 जो कानून है ये तब नहीं हुआ जब जम्मू कश्मीर राज्य था, अपना अलग रियासत थी। तब पंजाब हिमाचल से धनाढ्य लोग आके वहाँ ज़मीनें ना खरीदे और वहाँ के लोकल लोग इस पैसे वालों के सामने नतमस्तक ना हो, इसलिए हरि सिंह जी ने अपने यहाँ एक कानून बनाया था जिसमें बाहर के लोग आकर वहाँ नौकरी नहीं कर सकते, बाहर के लोग वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते, एक प्रोटेक्टिव कवर दिया था। जब भारत के साथ उन्होंने विलय किया तो वही कानून 370 के रूप में टेम्पररी धारा बन के कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा। उसमें 2-4 चीज़ें और जुड़ गई। तो जब भारत में विलय हुआ, उस समय भारत सरकार के पास सिर्फ 3 अधिकार थे: डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, विदेश नीति, रक्षा, मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग सेवाएं। ये 3 चीजें छोड़ के बाकी किसी भी चीज में जम्मू कश्मीर में भारत सरकार का दखल नहीं था जब वो विलय हुआ और 370 सेक्शन बी लागू हुआ। लेकिन उसके बाद 2022 तक, 2023 तक 37 बार प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स निकले और जम्मू कश्मीर के विशेष अधिकारों का बहुत सारा चीज़ें वापस हो गए। उनका झंडा नष्ट हो गया, उनका संविधान गायब हो गया, वहाँ प्रधानमंत्री पद गायब हो गया, राष्ट्रपति पद गायब हो गया और धीरे धीरे सारे मंत्रालय केंद्र के अधीन हो गए। और चंद्रशेखर के टाइम, जब चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब तो उन्होंने सीएजी को भी जम्मू कश्मीर में परमिशन दिलवा दी कि हमारा सीएजी भी जाके जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का गया, वो भूल जाइए धारा। तो धारा 370 सेक्शन बी ये खोखला, एक जैसी पुरानी हवेली होती है, बिल्कुल सारी दीवारें गिर गई, सब कुछ गिर गया, बस छोटा सा मॉन्यूमेंट है, बस एक ज़माने में हमारी हवेली हुआ करती थी। ये पूर्ण रूप से ढकोसला, खोखला था ये। आप इसको हटाते भी नहीं तो कुछ नहीं होता। लेकिन इस जजमेंट का दूसरा पार्ट बहुत ज़बरदस्त है। वो पार्ट 2 है कि जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 के पहले चुनाव करके पूर्ण राज्य का दर्जा देना। सेक्शन बी ऑफ 370 which has been deleted was the only subsection
जिसके तहत भारत सरकार जब चाहे तब जम्मू कश्मीर में इंटरवेन करता था लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, जब चाहे तब राष्ट्रपति शासन लागू कर देता था, जो चाहे तब जो चीज लागू कर सकता था, क्योंकि सेक्शन बी आपको परमिशन देती थी। किसी भी जगह राष्ट्रपति शासन आप 6 महीने तक लागू कर सकते हो, 6 महीने एक्सटेंड कर सकते हो विद द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद फिर आपको चुनाव करवाने ही होंगे। और यदि पंजाब में 5 बार लगातार राष्ट्रपति शासन, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था। लेकिन जम्मू कश्मीर में कोई अमेंडमेंट नहीं, लगातार राष्ट्रपति शासन चल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेक्शन बी आपको अलाउ करती थी। अब वो सेक्शन बी चली गई तो केंद्र सरकार ने अपने भी हाथ कटवा लिए। अब जब ये 30 सितंबर 2024 को ये पूर्ण राज्य का दर्जा होगा, तो इसके अधिकार वही होंगे जो आसाम के हैं, जो महाराष्ट्र के हैं, जो यूपी के हैं, जो बंगाल के हैं, जो बिहार के हैं। और रही डोमिसाइल, वो स्टेट सब्जेक्ट है। नई असेंबली एक कानून पास करेगी कि हमारे राज्य में बाहर का आदमी जमीन नहीं खरीद सकता, वो अधिकार है उनका, स्टेट सब्जेक्ट है। हिमाचल ने अपना कानून बना लिया है। हिमाचल में आप धारा 370 नहीं है हिमाचल में, लेकिन बाहर का आदमी वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता। तो उस हिसाब से तो ये उपलब्धि हुई ना। मुझे लगता है केंद्र सरकार की मनीषा ये थी कि 370 बी भी हटा दो और इसको यूनियन टेरिटरी बना के पड़े रहने दो 20-25 साल तक। चुनाव करवाएंगे, हमने मना नहीं किया। जैसा महिला बिल आया है, ये बिल तो आया है रिजर्वेशन का, कब लागू होगा पता नहीं। वैसे हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे इनको, कब देंगे पता नहीं। अब उस राज्य का दर्जा देने का टाइमलाइन फिक्स हुआ है। अब उसके बाद वो तय करेंगे कि उनके यहाँ सीबीआई आएगी कि नहीं आएगी। अब केंद्र सरकार डोनर एजेंसी होगी वहाँ पे। मतलब मोदी जी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है जम्मू कश्मीर। ऐसा मुझे लगता है। और जब ये विश्लेषण हमने जब किया तो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट के साथ बैठ के किया है। इसीलिए 370 पे जो कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, अरे 370 खोखला हो गया था, उसमें कुछ बचा ही नहीं था। उसको गिरा के आपने कौन सा अचीवमेंट किया। और जो जम्मू कश्मीर के आवाम को, जो वहाँ के नेता, जो ये शेख अब्दुल्ला और ये सब फारूक अब्दुल्ला और ये जो मूर्ख बना रहे हैं, हमने बहुत कुछ खोया। अरे 370 में था क्या अभी बचा? मौलिक अधिकार चला गया उनके हिसाब से। नहीं, मौलिक अधिकार उसमें 370 में था क्या, ये तो बताएं। जो ओरिजिनल था, सिर्फ 3 चीजें भारत सरकार के पास थी, क्या वही था? आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं था, सिवाय इसके कि डोमिसाइल कि आप वहां जमीन नहीं खरीद सकते। वो तो आप राज्य बनने के बाद भी कर सकते हो। सेक्शन बी ही जम्मू कश्मीर की सरकार को गुलाम बना के रखती थी दिल्ली का। इसलिए जो भी जम्मू कश्मीर में सरकार बनती थी वो दिल्ली की भाषा बोलती थी। सेक्शन बी था, वही एलिमिनेट कर दिया। अब वो भी शेर बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धारा 370 को नहीं हटाया गया, सिर्फ धारा 370 बी को डिलीट किया गया, जिसका श्रेय अलग तरीके से मोदी जी ले रहे हैं। लेकिन 2024 में जम्मू कश्मीर का इलेक्शन मोदी शाह को मुसीबत में जरूर डालेगा। क्या विचार है आपका? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। बाकी सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से रोस्टर को लेकर जंग छिड़ी हुई है, उस पर आपकी राय क्या होगी? इसके पीछे कौन हो सकता है? आप अपनी राय हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में। अगर आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।